फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं, ये शायद से आपका पीबीटी डे 7 है। आपने अगर डे फर्स्ट से लेकर जो 6वें तक आपने इन सेशंस को नहीं पढ़ा है, इन वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी वीडियो की लिंक दे रखी है। आप वहाँ से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं या आप क्लास 12th में हैं तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावरफुल होने वाले हैं। अगर इस बार आप बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं तो ये सारे वीडियोस को आप वीडियो पोस्ट करके या इनका स्क्रीनशॉट ले करके आप इन सारे पीबीटी क्वेश्चंस को याद करें, ठीक है। और मैं इतना गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को याद करते हो तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में फिलअप मैचिंग्स जितने भी जो क्वेश्चंस बन के आएंगे 1 नंबर 2 नंबर्स के, वो आउट ऑफ नहीं होने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। तो चलो आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे देखेंगे कि जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडलीय जो दाब को क्या कहते हैं, किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से नापते हैं। जो वायुमंडल दाब होता है, वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। जो वायुमंडल दाब को किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है। और जो समुद्र तल से, जो समुद्र के तल से ऊपर जाने पर जो वायुमंडलीय दाब कम है, कम तथा समुद्री जो तल के नीचे जाने पर जो वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है। कहा जाता है आप समुद्री तल पर हो, अगर समुद्री तल पर आप ऊपर की ओर जाओगे तो वायुमंडलीय जो प्रेशर आप पर क्या होगा? कम होगा। और अगर आप समुद्री तल से नीचे की ओर जाओगे तो आपको क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कैसा होगा? अधिक महसूस होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस आपका फैक्ट है, क्योंकि इसमें बताया गया है आप कभी स्विमिंग कर रहे हो, समुद्र में स्विमिंग कर रहे हो, अगर आप नेवी वगैरह में जो आर्मेड जो नेविक फोर्स होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें इन चीज़ों का बहुत नॉलेज होना पड़ता है आपको, कि आप अगर समुद्र में तैर रहे हो तो आप समुद्र से बोले तो ऊपर तल से ऊपर की ओर जाओगे तो क्या होता है, उस टाइम आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है वो आपको कम महसूस होगा, ठीक है। और आप समुद्र में क्या करोगे? समुद्र तल के नीचे जाने पर आपको वायुमंडल किस प्रकार? अधिक दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपकी फॉलो करती है, ठीक है। कहा जाता है कि जो बैरोमीटर होता है, तो बैरोमीटर का यूज हम किस में कर रहे थे? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज कर रहे थे। और बैरोमीटर में जो पारे का गिरना, बैरोमीटर में पारे का गिरना आंधी या वर्षा का सूचक, एक पारे में स्तंभ की ऊंचाई स्वच्छ मौसम का सूचक है। कहा जाता है अगर बैरोमीटर में गिरावट होती है, इसका मीटर क्या होता है? बैरोमीटर का लो होता है। बैरोमीटर का गिरना क्या संकेत देता है? आंधी आ सकती है या वर्षा हो सकती है, ठीक है, ये संकेत देता है। और अगर बैरोमीटर का क्या होता है? स्तंभ पारे में स्तंभ की ऊंचाई समान रहती है, या पारे में स्तंभ की ऊंचाई स्वच्छ मौसम का क्या होता है? अगर कहा जाता है बैरोमीटर में अगर मीटर का गिरना क्या संकेत देता है? आंधी और वर्षा का। और इसका ऊंचाई ऊपर उठना, बैरोमीटर का जो मीटर ऊपर की ओर उठना क्या संकेत देता है? एक स्वच्छ मौसम का सूचक देता है, एक अच्छे मौसम का सूचक देता है। और जो द्रव्य का ताप, जो आपका द्रव्य का ताप बढ़ने पर पुष्ट तनाव कम हो जाता है। जो द्रव्य का ताप बढ़ने पर कौन सी कंडीशन होती है? द्रव्य पर ताप बढ़ने पर जो पुष्टीय तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किस कंडीशन में कम हो जाता है? द्रव्य का ताप बढ़ने पर पुष्टीय तनाव कम हो जाता है, ठीक है। और एक ही पदार्थ में, किसमें? कहा जाता है कि एक ही पदार्थ जैसे जल, एक ही पदार्थ है जैसे जल के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? संजक बल, कॉशियल फोर्स कहते हैं। कॉशियल फोर्स किसे कहते हैं? एक ही पदार्थ, जैसे कि जल है वो एक ही पदार्थ है, इसके अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है, बल को, इसमें जो लगने वाला बल क्या कहलाता है? कहा जाता है अणुओं के बीच लगने वाले बल को संजक बल, कॉजियंस बल, कॉजियंस फोर्स कहा जाता है। किसके बीच? एक ही पदार्थ है, जैसे कि जल एक ही पदार्थ है, इनके अणुओं के बीच क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, उस बल को संजक बल, कॉजियंस फोर्स कहते हैं। और जो स्यानक बल का मात्रक क्या होता है? वाइज होता है। जो वाइज किसका होता है? स्यानक बल का मात्रक, स्यानक बल का मात्रक वाइज होता है। स्यानक बल का मात्रक कौन होता है? वाइज होता है। जो स्यानक बल होता है, तो स्यानक बल का मात्रक कौन होता है? वाइज होता है। जो स्यानक बल का मात्रक कौन होता है? बॉयज होता है। जो स्यानक बल का मात्रक कौन होता है? बॉयज
होता है। और कहा जाता है जो वायुमंडल में नमी की उपस्थिति को आर्द्रता ह्यूमिडिटी कहते हैं। जो वायुमंडल में नमी होती है, जो मिक्सचराइज होता है, तो वायुमंडल में जो नमी की उपस्थिति को क्या कह देते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कह देते हैं? ह्यूमिडिटी कह देते हैं। जो अपेक्षित आर्द्रता की माप हाइग्रोमीटर से करते हैं। जो अपेक्षित आर्द्रता होती है ह्यूमिडिटी को किससे नापते हैं? तो वो हम हाइग्रोमीटर से नाप सकते हैं। ठीक है, तो अपेक्षित आर्द्रता की माप किससे की जाती है? हाइग्रोमीटर से करते हैं। और जो प्रकाश की तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। जो प्रकाश की जो वेव्स होती हैं ये कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश की तरंगों के संचरण के लिए मध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकाश की तरंगों के संचरण के लिए किसकी? मध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं? ध्रुवण, जैसे पोलैरिजेशन का गुण प्रदर्शित करती हैं। जो प्रकाश की तरंगें क्या करती हैं? ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती हैं। जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये क्या कंडीशन प्रदर्शित करती हैं? पोलैरिजेशंस की कंडीशन प्रदर्शित करती हैं। और जो आकाश होता है, आकाश का जो रंग नीला, नीला क्यों होता है? आकाश का जो रंग, आकाश का नीला रंग प्रकाश के विकिरण के कारण, स्कैटरिंग के कारण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने अभी देखा था। शायद ये आपके रुक जाना नहीं योजना में ये क्वेश्चंस मैंने देखा था अभी, शायद साइंस में आया था ये, कहा जाए तो फिलअप में आया था। ये स्कैटरिंग वाला क्वेश्चन फिलअप में आया था कि आकाश का जो नीला रंग प्रकाश के विकिरण के कारण, बोले तो स्कैटरिंग के कारण होता है। जो आकाश का रंग आपको नीला दिखाई देता है ये क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण, कहा जाए तो स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें जितने भी पीबीटी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं। आप इन्हें स्क्रीनशॉट लो या इन्हें वीडियो पोस्ट करो, लेकिन इन्हें याद करते जाओ। याद नहीं हो रहे तो लिखते जाओ, क्योंकि आपके ये बोर्ड एग्जाम्स में आपको जरूर 100% ये क्वेश्चंस इसी में से देखने को मिलेंगे। कहा जाता है रेगिस्तान में जो मरीचिका, किस है? मरीचिका, जिसे माइरेज कहते हैं। रेगिस्तान में मरीचिका की जो घटना एक प्रकाशित भ्रमण है। कैसा है? एक प्रकाशित भ्रमण है। जो माइरेज की घटना एक प्रकाशित भ्रमण है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। जो रेगिस्तान में मरीचिका, किसकी? रेगिस्तान में मरीचिका, जिसे माइरेज की घटना एक प्रकाशित भ्रमण है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण होती है। कहा जाता है मायोपिया में दूर की तथा हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कहा जाता है मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं और हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? ये आपकी आंख डी जिसको फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, जो प्लेन मिरर, इन कंडीशंस को जब मैंने आपको समझाया था तो उसमें शायद मैंने इन्हें बताया था कि किस कंडीशंस में फार साइड नेट्स, किस कंडीशंस में लीड साइनर्स होता है। तो उसी कंडीशन में जो मायोपिया होता है इसमें दूर की वस्तु, मायोपिया में क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं और हाइपरमेट्रोपिया में पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ये इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट पीबीटी क्वेश्चन है। ये मैं कह रहा हूँ 100% ये आपको देखने को मिल सकता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, जो किस प्रकार किस कंडीशन में आपको वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं कि जो निकट दृष्टि में अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। अगर आपको निकट दृष्टि हुई है तो अवतल लेंस दिया जाएगा और दूर दृष्टि हुई है तो आपको उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाएगा। ये निकट दृष्टि दूर दृष्टि शायद मैंने आपको वीडियो नंबर शायद 3rd या 2nd में समझाया है, तो उसमें बताया गया है कि निरस्त दृष्टि का बोले तो जब निकटतम दृष्टि हो जाता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? तो इस कंडीशंस में इसे हटाने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जब आपको दूर दृष्टि हो जाती है तो इस कंडीशंस में आप उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस मैंने आपको समझाई थी। और जो रीडिंग लेंस में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। जो रीडिंग लेंस होता है, रीडिंग लेंस में क्या करते हैं? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? रीडिंग लेंस में। रीडिंग लेंस में जो फोकस दूरी पर, रीडिंग लेंस में फोकस दूरी पर किसका प्रयोग करते हैं? रीडिंग लेंस में जो फोकस दूरी पर दृष्टि में उत्तल लेंस का
रीडिंग लेंस में जो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं। और पीछे के जो ट्रैफिक को देखने के लिए ड्राइवर उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको शायद पेपर में इसी बार आया था कि पीछे की जो ट्रैफिक को देखने के लिए जो आपके पास शायद जो कहा जाए बस में जब आप बैठते हो तो बस में ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर के जो बगल से जो कांच लगा होता है उसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो पीछे के जो ट्रैफिक को देखने के लिए जो ड्राइवर होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उस शीशे में कौन सा दर्पण होता है, वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस पीवीटी है कि पीछे जो बाइकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, बस हुआ, आपके स्कूटर हुआ, इन सब में जो कांच लगे होते हैं इनमें क्या करता है जो ड्राइवर होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस हो गई। अब देखेंगे इसमें साबुन के जो बुलबुलों में दिखाई देने वाली जो चटकीले रंग प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होते हैं। जो साबुन के बुलबुले में क्या होता है, दिखाई देने वाली जो चटकीले रंग होते हैं, चटकीले रंग वो प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, ये सब प्रकाश के जो आपके साबुन के बुलबुले में दिखाई देने वाली जो चटकीले रंग प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होते हैं। और जो बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो रंगीन डिजाइन देखने के लिए किसका यूज करते हैं, कैलिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जो बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने के लिए कैलिडोस्कोप का उपयोग करते हैं। किसका, कैलिडोस्कोप का उपयोग करते हैं। और जो व्यक्तीकरण का सिद्धांत सर्वप्रथम टॉमस यंत्र ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था, टॉमस यंत्र ने प्रतिपादित किया था। क्या, व्यक्तीकरण का जो सिद्धांत सर्वप्रथम टॉमस यंत्र ने प्रतिपादित किया था। और जो कैल्शियम फ्लोराइड बैंगनी किरणों का शोषण करता है। जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है, कैल्शियम फ्लोराइड क्या होता है भाई, कैल्शियम फ्लोराइड होता है। कैल्शियम फ्लोराइड क्या करता है, कैल्शियम फ्लोराइड बैंगनी किरणों का शोषण करता है। जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है वो बैंगनी किरणों का शोषण करता है परंतु नीले किरणें निकालता है। परंतु क्या करता है, ये नीली किरणें निकालता है। इस प्रकार की घटना को प्रतिदीप्ति कहते हैं। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, प्रतिदीप्ति कहते हैं। क्योंकि जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है वो बैंगनी किरणों का शोषण करता है परंतु नीली किरणें निकालता है। कैसी किरणें निकालता है, नीली किरणें निकालता है। और इस घटना को क्या कह देते हैं, प्रतिदीप्ति कहते हैं। और जो एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंद कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी जाएगी पेपर में, आप देख लेना। अभी भी शायद आप मॉक पेपर लगा रहे होंगे तो उसमें ये जरूर देखने को मिल रही होगी कि बंद कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 6.25 × 10⁻18 होती है। कहा जाता है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरेस्टेड ने की थी। जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑरेस्टेड ने की थी। जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ऑरेस्टेड ने की थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑरेस्टेड कौन थे भाई, ऑरेस्टेड एक डिस्कवर थे जिसने क्या डिस्कवर किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो विद्युत इलेक्ट्रिक करंट पर जो मैग्नेटिक अफेक्ट पड़ता है, इसकी खोज किसने प्रतिपादित की थी, ऑरेस्टेड ने। किसने, जो बेस्टन अमीटर से केवल डीसी विद्युत धारा ही नापी जा सकती है। जो बेस्टन अमीटर से, किससे, बेस्टन अमीटर से केवल डीसी, जो बेस्टन अमीटर से केवल डीसी, कौन सी डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट पड़ती है, जिस पर डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट पड़े, वो विद्युत धारा ही नापी जा सकती है। किसी से, बेस्टन अमीटर से। ठीक है, किससे, बेस्टन अमीटर से डायरेक्ट करंट विद्युत धारा ही नापी जा सकती है। और जो तप्त तार अमीटर होता है, जिसे हॉट आयरन अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉट आयरन अमीटर से डीसी तथा एसी दोनों प्रकार की विद्युत धाराएं नापी जाती हैं। कैसी, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट भी नाप सकते हो और इससे अल्टरनेटिंग करंट से भी नाप सकते हो। किससे, हॉट आयरन अमीटर से। किससे, हॉट आयरन अमीटर से क्या कर सकते हो, डीसी करंट भी नाप सकते हो और एसी करंट। डीसी करंट कौन सी होती हैं, जो किसी पर डायरेक्ट करंट पड़ती है उन्हें डीसी
डीसी करंट कह दो, और किसी विद्युत पर क्या करती हैं, अल्टरनेटिंग करंट पड़ती हैं, उन्हें एसी करंट कह देते हो। तो ये हॉट आयरन मीटर से आप इन प्रकार की दोनों प्रकार की क्या विद्युत धारा को नापी जा सकती हैं। और जो आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जो एमीटर का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत कम होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन आमीटर का प्रतिरोध बहुत कम और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। कहा जाता है जो आदर्श दिखाई ना देने वाला आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। जो आमीटर आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। जो आमीटर कहा जाता है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। जो पृथ्वी द्वारा, किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा, किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा सूर्य का जो चक्कर लगाने में किया गया कार्य कितना होता है, जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंस है, ये आपके अभी देखने को मिला था भाई। ये सारी पीवीटी इंपॉर्टेंस है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में जो किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। ये भी देखने को मिला था। और चाबी भरी हुई जो घड़ी में कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। ये भी चाबी भरी हुई जो घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, क्या रहती है, स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। और जो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो मोटर होती है वो क्या करती है, वो विद्युत ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। और जो रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कहा जाता है जो रॉकेट की गति होती है, रॉकेट की गति ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट की गति। यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़ कर आधी रह जाए, कहा जाता है अगर पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन कितने 6 घंटे का होगा। कहा जाता है अगर पृथ्वी की जो त्रिज्या सिकुड़ कर क्या रह जाए, आधी रह जाए। यदि पृथ्वी की जो त्रिज्या सिकुड़ कर आधी रह जाए तो क्या हो जाएगा, तो दिन 6 घंटे का होगा। तो दिन क्या होगा, 6 घंटे का होगा। पृथ्वी की आयु मापने विधि है जिसे यूरेनियम क्या कहते हैं, यूरेनियम लेड विधि कहते हैं। यूरेनियम लेड विधि कहते हैं। ये दो कंडीशंस आप बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है अगर पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़ कर आधी रह जाए तो क्या होगा, दिन कितने घंटे का होगा, 6 घंटे का हो जाएगा। और जो पृथ्वी की आयु मापने वाली विधि को क्या कहते हैं, यूरेनियम लेड विधि कहते हैं। यूरेनियम लेड विधि कहा जाता है। जो पृथ्वी की आयु मापने वाली जो विधि होती है उसे यूरेनियम लेड विधि कहा जाता है। कहा जाता है किसी मनुष्य को, किसको, किसी मनुष्य को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किसका, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। किसकी, मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तब क्या करेगा, मनुष्य अपने शरीर को देख सकता है। कहा जाता है मनुष्य को अगर अपना प्रतिबिंब क्या देखना है, प्रतिबिंब जो परछाई होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो किसी मनुष्य को अपना जो प्रतिबिंब देखने के लिए जो समतल दर्पण होता है, कैसा, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी, मैक्सिमम हाइट कितनी, वो मिनिमम हाइट मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कहा जाता है कि किसी मनुष्य को अपनी प्रतिबिंब देखने के लिए जो समतल दर्पण की कैसी, मिनिमम हाइट्स मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मिनिमम हाइट किसकी, मनुष्य की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में वो अपनी प्रतिबिंब देख लेगा। और समान आंख के लिए जो दृष्टि विस्तार है, जो समान आंख होती हैं, एक हेल्थी आइज जो होती हैं, तो उनमें जो दृष्टि विस्तार होता है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। किस तक होता है, 25 सेंटीमीटर। जो कम से कम, कहा जाता है जो स्वस्थ आंखें होती हैं उनमें कम से कम लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर तक होती है। और कहा जाता है लार्ज डिस्टेंस, तो लार्ज डिस्टेंस इन्फिनाइट होती है, अनंत तक व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी आंखों की क्षमता पर। ठीक है, अब कहा जाता है कि जब प्रकाश को किसी
चिकने पुष्ट पर डाला जाता है, जब प्रकाश को किसी चिकने पुष्ट पर क्या करा जाता है, डाला जाता है, तो क्या करता है, तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो उसका आधा जो भाग होता है, अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस प्रकार चिकने पुष्ट से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश को किसी चिकने पुष्ट पर डाला जाता है, जब प्रकाश को क्या किया जाता है, किसी चिकने पुष्ट पर डाला जाता है, तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो उसका अधिकांश भाग क्या करता है, वापस लौट जाता है। इस प्रकार जो चिकने पुष्ट से इस प्रकार जो चिकने पुष्ट से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कह देते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार की लौटने की घटना को क्या कह देते हैं, परावर्तन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, परावर्तन कहा जाता है। और जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, कैसे वन मीडियम से एनोदियर मीडियम्स में जाती हैं, तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो वे अपनी मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। और इस कंडीशंस को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। कब, जब जो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं और अपने मार्ग को क्या कर देती हैं, विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो इस कंडीशंस को, इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। और जब कुछ धातुएं जैसे कि पारा, जैसे कि क्या है, टेम्परेचर, मरकरी, पारा बोले तो मरकरी, और जो जस्ता आदि का जो ताप अत्यधिक कम कर दिया जाता है, तो इन धातुओं का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। कौन से क्या कहा जाता है, कि जब कुछ कहा जाता है, जब जब कुछ धातुएं जब कोई धातु है, जैसे कि आपकी पारा हुआ, जस्ता हुआ आदि का ताप क्या कर रहे हो, अत्यधिक कम कर दिया जाता है। कितना, बिल्कुल लो कर दोगे तो इन धातुओं का विद्युत प्रतिरोध 0 हो जाता है, तथा इस अवस्था में इन धातुओं में धारा कई दिनों तक बगैर किसी विद्युत के बहती रहती है। तो इस कंडीशन में जो करंट होती है वो कई दिनों तक बगैर किसी विद्युत के बहती रहती है। इसी को क्या कहा जाता है, अति चालकता कहते हैं। और इसी कंडीशंस को क्या कहा जाता है, अति चालकता कहते हैं। तो अति चालकता क्या होती है, ये आप समझ लेना। अति चालकता आपसे पूछा जा सकता है, ये शायद 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अति चालकता क्या होती है। तो कहा जाता है, जब कुछ धातुओं जैसे कि पारा हुआ, जस्ता हुआ आदि का जो ताप अत्यधिक कम कर दिया जाता है, तो इन धातुओं का विद्युत कितना होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। और इस अवस्था में इन धातुओं में जो धारा कई दिनों तक बगैर किसी विद्युत के बहती रहती है। इसी को क्या कहा जाता है, अति चालकता कहते हैं। और कहा जाता है कि जो गैल्वेनोमीटर के जो श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध लगाकर उसे वोल्ट मीटर में बदला जाता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर के जो श्रेणी क्रम में एक बड़ा क्या लगा दोगे, प्रतिरोध लगाकर उसे क्या कर दिया जाएगा, वोल्ट मीटर में बदल दिया जाएगा। किस में बदल दिया जाएगा, वोल्ट मीटर में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है, वोल्ट मीटर में बदल दिया जाता है। किसको, गैल्वेनोमीटर को। तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक बड़ा क्या प्रतिरोध लगाकर उसे वोल्ट मीटर में बदल दिया जाता है। और जो विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का होता है, जो विद्युत हीटर होता है, विद्युत हीटर, इसका कार किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। जो विद्युत हीटर का तार किसका होता है, विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का होता है। और स्टोरेज बैटरी में शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी स्टोरेज बैटरी होती है, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। और जो इलेक्ट्रो और प्लेटिंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है, जो इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जो विद्युत धारिता कैपेसिटी होती है, विद्युत धारिता कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है, कैपेसिटी की ऐसा यूनिट फैराड होती है। कैपेसिटी का मात्रक फैराड होता है विद्युत धारिता का। और जो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो लेंज है, लेंज का जो लॉ है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण कहा जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ थ्योरी पर आधारित होता है। और जो आपकी ट्रॉयड बल्ब में 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से, एनोड होता है, कैथोड होता है तथा ग्रिड। इसका प्रयोग प्रवर्धक बोले तो एम्पलीफायर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, एम्पलीफायर में होता है। जो डायोड बल्ब में 3 तत्व होते हैं, एनोड, कैथोड, ग्रिड, इसका प्रयोग प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में होता है। जो जर्मेनियम, जिसे जीई से डिनोटेड करते हैं, जर्मेनियम का सिंबल क्या होता है, जीई, जर्मेनियम, तथा सिलिकॉन, एसआई, शुद्ध अर्धचालक कैसे होते हैं, ये शुद्ध अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर होते हैं। कौन कौन से, जर्मेनियम और एसआई, सिलिकॉन, ये शुद्ध अर्धचालक सेमीकंडक्टर
होते हैं। तो आज का ये जो क्लास नंबर 7 थी आपकी, डे 7 था, तो ये आज का कंप्लीट हो गया है। और आपने अगर डे फर्स्ट से लेकर डे 6 तक जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आओ, क्योंकि उन सारी वीडियो में जो पीवीटी मैंने दे रखी है सारी ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आपको क्लास 10th या 12th में आपको फिजिक्स का पेपर्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप उन, क्योंकि वो पीवीटी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा, मैं इतना कह रहा हूँ कि उन्हीं पीवीटी में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और बाकी पीवीटी को मैंने दे रखा है, तो ऐसे ही कर करके आप एक एक पीवीटी को हर रोज पढ़ें। और बोले तो आपके इनसे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले हैं। मैचिंग्स, फिलअप, जितने भी ओटी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इन्हीं में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियोस में हर एक पीवीटी क्वेश्चंस याद करना है तो वीडियो को पॉज करें और उसे पढ़ें, लिखें या उसका स्क्रीनशॉट लें, तो इन कंडीशन से आपको वो पीवीटी याद हो जाएंगे। और ये वीडियो अगर आपका कोई दोस्त है जो क्लास 10th या 12th में है तो उसे प्लीज़ ये सेंड करें, क्योंकि वो भी शायद इन इम्पोर्टेंट्स पीवीटी के लिए भटक रहा होगा, देख रहा होगा यहाँ वहाँ। तो मैं ये सारे रिलाइज जो प्रीवियस पीवाईक्यूज पेपर्स होते हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से मैं ये छांट के बोले तो इन सब के कन्वर्ट करके एनसीईआरटी को ये पीवीटी तैयार कर रखा हूँ। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस पीवीटी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।